in the previous session, who are the eligible persons for the registration, what is the limit for the registration, और उससे एक दूसरी मेन बात ये थी कि what is the optional the registration process is allowed as optional also, कि आदमी अपनी स्वेच्छा से भी रजिस्ट्रेशन करा सकता है। ये सारी बातें हम लोगों की हो गई थी। अब इसमें थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ेंगे कि रजिस्ट्रेशन में जो हम लोगों ने बोला था इनको ज़रूरत नहीं है, जो रिवर्स चार्ज में हैं उनका एग्रीगेट टर्नओवर नहीं लिया जाएगा, कुछ एग्रीगेट टर्नओवर के लिए आपको लिखाया था। अब उसकी बात करते हैं कि किसके किसके ऊपर इसकी ज़रूरत एप्लीकेशन के लिए नहीं है, कौन कौन से लोग हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए कराएंगे। और एक चीज़ और भी मैंने बोली थी, जैसे द सिंपली रिवीजन के रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको GSTIN मिलेगा, और GSTIN नोट कर लीजिएगा, दैट वुड बी ऑफ वन स्टेट, स्टेट वाइज मिलेगा, ठीक, स्टेट वाइज आपको जो ये GSTIN है ये स्टेट वाइज मिलेगा। मतलब जिस स्टेट का GSTIN है, तो अगर वहाँ की आपकी इंटर स्टेट ट्रेड है तो वो आपस में क्या हो जाएगी, ये ITC के लिए अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर, वो ITC के लिए अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ की भी बात हमसे हमारी आपकी हो गई थी, और किनको किनको बनना चाहिए उनको भी हो गया था। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसको किसको कराना है ये भी आपसे सारी चर्चा हो गई थी। अब थोड़ा सा आगे इसका और देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन में जो लोग कैजुअल टैक्स पेयर हैं, ध्यान दीजिए अच्छे से, जो कैजुअल टैक्स पेयर हैं ऑफ द GST, और जो कि नॉन, और अगर कोई दो कैटेगरी बता रहा हूँ, एक कैजुअल टैक्स पेयर, सेकेंड वन द नॉन रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं ये आप पढ़ चुके हैं इनकम टैक्स में, ठीक। तो जो 182 दिन और इस तरीके के जो रूलिंग्स आपने पढ़ी हैं रेजिडेंस में, उसके हिसाब से नॉन रेजिडेंट यहाँ पर डिसाइड होगा। तो जो लोग नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आ रहे हैं वो लोग, और वो लोग जो कैजुअल टैक्स पेयर, इनको हर हालत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इनके लिए वो थ्रेशोल्ड लिमिट और ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होंगी। क्लियर, ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि आप थ्रेशोल्ड लिमिट से चलेंगे कि वो लिमिट है, इसको अगर आप क्रॉस करते हो देन इट इज़ गोइंग टू बी रजिस्टर्ड, अदरवाइज ऑप्शनल, ऑप्शनल में ये लोग कराएं या ना कराएं। नॉन रेजिडेंट आपको पता है कैजुअल टैक्स पेयर कौन से होंगे, कि जिनका रेगुलर बिजनेस नहीं है लेकिन वो किसी ट्रेड में या किसी सर्विसेज में इंगेज हो जाते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम पीरियड, एंड दे आर डीलिंग इन सच बिजनेस और सर्विसेज। जैसे अब आपकी कोई प्रदर्शनी लग जाए तो उसमें भी तो सामान खरीदा और बेचा जाएगा, और प्रदर्शनी का जो है कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई फेयर लगती है, इस तरीके का कोई इवेंट है, कोई मेला लगता है, ठीक। तो ये कैजुअल टैक्स पेयर है, थोड़ी देर के लिए जो सोच रहे हैं कि हमको तो केवल 2 महीने के लिए बिजनेस करना है, 3 महीने के लिए बिजनेस करना है, ऐसे रजिस्टर्ड डीलर नहीं है कि वो आपके पास लगातार रहें। तो ऑल द कैजुअल, मतलब जो थोड़े समय के लिए अचानक कैजुअल हिसाब से बन गए उनको, और साथ ही साथ जो लोग नॉन रेजिडेंट हैं इनको हर हालत में रजिस्ट्रेशन ऑफ द GST कराना ही है। ओके, एक बात ये समझ लीजिए। नाउ व्हाट इज द डीम्ड रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को आज बहुत जल्दी से हम लोग खत्म करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई नई बात डिस्कस हो जाए, ठीक। तो नई बात के हिसाब से डीम्ड रजिस्ट्रेशन, ये डीम्ड रजिस्ट्रेशन क्या होगा कि अगर कोई आपको GSTIN मिल गया है, ठीक, कोई भी GSTIN मिल गया है, देन तो आपका वो रजिस्ट्रेशन रन कर रहा है। इन बिटवीन आपका
रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रिजेक्शन पर आ जाता है या आपके किसी कारण से रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है. ओके, इफ यू हैव द यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द जीएसटी एंड इट हैज बीन नॉट रिजेक्टेड, वो रिजेक्ट नहीं किया गया, आपकी एप्लीकेशन मूव है, तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आई एम गेट रजिस्टर्ड, आई एम नॉट गेट टू बी रिजेक्टेड. रिजेक्टेड का क्लेम आपका तब तक नहीं होगा कि जब तक आपका रिजेक्शन पूरी तरीके से वैलिड होके आपको उसका सर्टिफिकेशन ना मिल जाए, वो डीम्ड रजिस्ट्रेशन की कैटेगरी में आप रहेंगे. ठीक, सेकंड, क्लियर है? जब तक बंदा रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है तो ही इज टू बी डीम्ड एज बीन रजिस्टर्ड, वो रजिस्टर्ड माना जाएगा और उसका काम चलेगा. कई दफ़े ऐसा होता है ना कि आपको लगता है लॉ के हिसाब से कि हमने इस डेट को एप्लीकेशन दे दी तो हमारी वैलिडिटी इस डेट से हो जानी चाहिए, हमने तो बता दिया था. ठीक, तो यहाँ पर ये डीम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, इसको आप लिख लें जल्दी से. नाउ जो लोग इस तरीके के लोग हैं जो मैंने पहले डिस्कस किए कि कैजुअल टैक्स पेयर्स हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, तो उन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करने के पहले रजिस्ट्रेशन को अप्लाई करना पड़ेगा 90 दिन के अंदर. मीन्स जहाँ से उनको एज्यूम है कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, उससे 90 डेज बिफोर दे हैव टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन. ये उनके लिए एक लिमिट है. इन दिस पीरियड दे विल गेट द रजिस्ट्रेशन. किसके लिए? कैजुअल और हमारे जो दूसरे कौन से लोग हैं, नॉन रेजिडेंट. नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर? अब प्रोसीजर क्या है? रजिस्ट्रेशन की इतनी सारी बात हो गई, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर? अब इसका प्रोसीजर क्या है? तो इन द केस ऑफ द प्रोसीजर आपको सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा दैट इज, लिखते जाइए, GST REG-01. इस पर आप अपना एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉरवर्ड करेंगे टुवर्ड्स द GST ऑफिस. यहाँ से आपकी बात शुरू होगी. ठीक, फिर GST REG-02 इस फॉर्म पर या इस फॉर्मेट के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, इसका एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा. द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द एप्लीकेशन इज प्रोवाइडेड टू यू ऑन द फॉर्म विच इज REG-02. ठीक है, अब इसी को आगे फर्दर प्रोसीड कर दीजिए कि ये जो GST का आपका फॉर्म 03 है, फॉर्म 03, इसका काम क्या है कि इफ़ यू हैव एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन, या कोई आपके पास क्लैरिफिकेशन है, कुछ चीज़ आप और ऐड ऑन कराना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप और बढ़ाना चाहते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो यू विल अप्लाई इट ऑन द GST REG-03. तो GST तो अंडरस्टूड है, ये जो REG वर्ड आ रहा है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? रजिस्ट्रेशन को, उसका शॉर्ट फॉर्म है और ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा. और ये सारे फॉर्म ऑनलाइन आपको पोर्टल पर मिलेंगे जिनको रजिस्ट्रेशन कराना है. दैट इज 03. ठीक है, अब बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं लिखवाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं उनको लिखवा देते हैं. मैंने आपको ये बता दिया एप्लीकेशन किस पे होगी, ये बता दिया कि इस एप्लीकेशन की रिसीविंग, जिसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं, वो किस फॉर्म के थ्रू मिलेगी. तीसरा, उसमें जो आपने एप्लीकेशन की है उसमें कुछ चेंजेस आप करना चाहते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस देना चाहते हैं, तो वो आप फॉर्म 3 के थ्रू करेंगे. GST REG आपको लिखना है, उसके आगे डैश. अब मैं केवल फॉर्म नंबर बोल रहा हूँ, GST REG कॉमन चलेगा, उसको आप लिखते जाएंगे. अब फॉर्म 6 की बात करते हैं. इसमें क्या होगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. ठीक, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट. ठीक है,
फिर ओके, फिर आपके लिए हम फॉर्म 11 की बात करेंगे। फॉर्म 11 क्या करेगा आपको, कि जो मैंने 2% पहले आपसे डिस्कस किए, द कैजुअल टैक्स पेयर्स एंड द नॉन रेजिडेंट, ये अपनी जो इन्होंने बोला कि मैं इतने पीरियड के लिए बिजनेस करना चाहता हूँ, इफ दे वांट टू एक्सटेंड देयर लिमिट, क्योंकि ये तो कैजुअल है, 2-4 महीने के लिए काम करना है इनको, पर उनको लगता है कि नहीं वहाँ पर सेल जो है अब 2 महीने और बढ़ा दी जाए, तो इन्हें अपनी, क्योंकि इनकी जो लिमिट ऑफ द रजिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी सीज आफ्टर द टाइम विच दे हैव डिक्लेयर्ड इन देयर एप्लीकेशन, जो उन्होंने अपना समय बोला है उसके बाद उनकी लिमिट खत्म हो जाएगी। तो वो अगर चाहते हैं कि हमें अपनी लिमिट बढ़ानी है, वो कैजुअल टैक्स पेयर हों या आपके नॉन रेजिडेंट हों, तो उन्हें एप्लीकेशन नंबर 11 पर एक्सटेंशन फॉर द पीरियड के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब फॉर्म 16 की बात करते हैं हम सीधे। फॉर्म 16 आपको बोलेगा कि एप्लीकेशन फॉर द कैंसिलेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन। अगर आपको लगता है कि अब हमें बिजनेस बंद करना है, तो फिर आप उसके कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करोगे कि मेरे रजिस्ट्रेशन को अब कैंसिल कर दिया जाए, इस डेट से मुझे बिजनेस बंद करना है। ठीक, फॉर्म, क्योंकि अब रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है तो इसमें जितनी जुड़ी फॉर्म्स हैं वो सारी डिस्कस कर दे रहा हूँ मैं, 2-4 हैं केवल। 16 में आप अप्लाई करोगे कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। 17 में जीएसटी डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है, सो कॉज नोटिस डाल सकता है कि आप ये क्यों बंद कर रहे हैं, जो जो कारण आपने बताए उनकी कुछ अंदर की डिटेल पूछ सकता है। ठीक, ये काम वो करेगा फॉर्म 617 के थ्रू। और फॉर्म 18 में आपको जो नोटिस मिला है सोकास का, उसका आप जवाब देंगे। आपको समझ आ रहा है? टोटल हर चीज फॉर्मेटिव है, हर चीज फॉर्म में जानी है और ऑनलाइन फिल करनी है। अब फॉर्म 18 में आप उसका जवाब देंगे और 18 के जवाब से वो संतुष्ट हो जाता है डिपार्टमेंट, तो वो आपको कैंसिलेशन का ऑर्डर पास कर देगा। तो ये ऑर्डर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 19 के थ्रू होगा। ठीक, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 19 के थ्रू। क्लियर? अब आपने रजिस्ट्रेशन कराया था, आपने कैंसिल करा लिया। बिल्कुल रियल सिनेरियो में सोचिएगा कि आप बिजनेस करने जा रहा है कोई बंदा, तो उसे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। अब आपने कैंसिल भी करा लिया, फिर आपको लगता है कि यार कि जिस काम के लिए मैंने अपना बिजनेस छोड़ा था उसमें वो बात नहीं है, उसमें वो चीज़ आ नहीं रही है, यार अपने बिजनेस को अभी कंटिन्यू रखते हैं। तो आप क्या करना चाहोगे? रिवोकेशन। ठीक, कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिर से होल्ड कर दिया जाए, यानी जो कैंसिलेशन हुआ है इसको रिवोक कर दिया जाए और मेरा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू हो जाए। ठीक, तो आप एक एप्लीकेशन डालेंगे फॉर द रिवोकेशन और ये पड़ेगी बाय द फॉर्म 21। ओके, और फिर फॉर्म 22 में आपको रिवोकेशन का ऑर्डर मिल जाएगा। यू विल गेट द ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन। तो ये जो रिवोकेशन का आपको ऑर्डर मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप दोबारा फिर से बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते जाइए कि कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है, सिंपल नहीं है एकदम कि बस गए और रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक, अब इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको हमने बीच में कई सारे फॉर्म्स को आपके लिए हटा दिया है, ये सीरियल वाइज हैं, एक से लगा के 30 तक चल रहे हैं। तो जो जो मुझे इंपॉर्टेंट समझ आ रहे हैं आपके लिए, उनको मैंने अभी आपसे केवल डिस्कस किया, बिकॉज वी नीड टू कवर अप द फुल कोर्स अप टू द एंड और द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो आप एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएं। आपको तो एग्ज़ाम भी देना है, इस हिसाब से हमारी तैयारी हो कि एटलीस्ट सारी बातें आपसे डिस्कस हो जाएं विच आर यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पज एज वेल एज योर
नॉलेज। यहां तक की बात हो गई हमारी आपकी। नाउ अब आपको अगर इस रिवोकेशन को भी कैंसिल कराना है, एक बिजनेस था उसको आपने सर्टिफिकेट को कैंसिल कराया, फिर आपने अपने सर्टिफिकेट को दोबारा स्टैंड कराया, और फिर आपको लगता है उसके बाद कि हम अपने बिजनेस को फिर से कैंसिल करा दें, अब मुझे नहीं करना, तो ये जो रिवोकेशन हुआ है इसको कैंसिल करने के लिए भी आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और ये होगा फॉर्म नंबर 22। ठीक, अब फॉर्म 22 हो गया। और फॉर्म 23 ये क्या बोलेगा आपसे कि इसमें डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि क्यों अब दोबारा आप करा रहे हैं, रीजंस। दिस इज द फॉर्म 23। ओके, नाउ फॉर्म 24, द रिप्लाई ऑफ द नोटिस गिवन बाय द डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द कैंसिलेशन ऑफ रिवोकेटेड रजिस्ट्रेशन। एक सिंपल रजिस्ट्रेशन था, उसको भी खत्म करने में ये प्रोसेस आपने देखा था, इसके बाद आपने उसको दोबारा कंटिन्यू कराया उसका प्रोसेस, फिर ये जो कंटिन्यू कराया इसको बंद करना है तो इसका प्रोसेस, और फॉर्म 25 के थ्रू वो आपको ऑर्डर कर देगा। ठीक, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का। यहां तक की हमारी आपकी बात हो गई। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ये तो रेगुलर रजिस्ट्रेशंस हैं, दीज आर द रेगुलर रजिस्ट्रेशंस। सम रजिस्ट्रेशंस आर प्रोविजनल, कि कुछ समय के लिए मिले, थोड़े पीरियड के लिए, या जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कुछ उसमें ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो कुछ अलाउ कर दिया जाए। प्रोविजनल मीन्स नॉट परमानेंट बट प्रोवाइडेड टू यूज। देन आपको उसके लिए जो ये आपने किया तो इसके लिए सर्टिफिकेट अलाउ हो जाएगा प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के लिए अंडर फॉर्म 25। फर्दर अब आपको ये जो प्रोविजनल है इसको भी कैंसिल कराना है, तो फॉर्म 27 में आप अप्लाई करिए। फॉर्म 28 में आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। ठीक, फॉर्म 28 में सो कॉज नोटिस आपको 27 में मिलेगा और 28 में आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ओके, देन फाइनल 30, फॉर्म फॉर फील्ड विजिट रिपोर्ट। ये जो फील्ड में विजिट की किसी ने आपके यहाँ, जीएसटी के ऑफिसर्स, आप तो बताते जा रहे हैं कि भाई हमारा ये स्टॉक है, इस प्लेस, ये मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस ये है, ये हमारे यहाँ का स्टॉक टर्नओवर था जो कि इस कैटेगरी में टैक्सेबल था, इस हिसाब से टैक्स हो रहा है, इसी मैं दे रहा हूँ, ऐसे आपके रिटर्न जाते चले जा रहे हैं इन द डिपार्टमेंट। तो कभी उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकती है कि व्हाट दिस पर्सन्स आर स्टेटिंग, इज इट करेक्ट। तो जब कभी भी ऐसी स्थिति आएगी और आके लोग आपके यहाँ विजिट करेंगे तो वो भी अपनी रिपोर्ट कहाँ पर डालेंगे, ऑनलाइन पोर्टल पर बाई फॉर्म नंबर 30। क्लियर। तो जल्दी से जितने अभी तक मैंने आपको लिखाए हैं प्लीज़ टेक अ शॉर्ट लुक ऑफ इट, और इनमें अगर कोई भी क्वेरी आ रही है तो उसको आप पूछिए मुझसे। आपने नोट डाउन किए होंगे ये उम्मीद है मेरी, तो जल्दी से देख लीजिए, और कोई भी क्वेरी आ रही है तो उसको फटाक से मुझसे पूछ लीजिए अभी। देख लीजिए बेटा, अभी तक जो डिस्कस हुआ है उसमें कोई भी क्वेरी हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ें। ये फॉर्म से रिलेटेड सारी बातें आपसे हो गई हैं, तो इसमें कुछ भी आप फर्दर आपकी तरफ से कोई क्वेरी जनरेट हो रही हो तो उसको हम लोग ले लेते हैं।
फिर आगे बढ़े और कोई दूसरा टॉपिक आज लेने की कोशिश करेंगे। जल्दी से देख लो बच्चों। एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? नो सर। नो सर, ओके। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो जो अभी आपने फॉर्म डिस्कस किए उन्होंने तो शॉर्ट में बता दिया आपको सारी बात। अब अगर कोई बिजनेस को बंद करना है तो सो कॉज नोटिस में या सर्कमस्टांसेस क्या है वो पूछ सकता है। तो उसके लिए जो वैलिड रीजंस अलाउड हैं दोज आर द डिसकंटिन्यूड, कि अगर बिजनेस बंद हो रहा है प्रॉपरली आप बताएं कि हाँ ये ऐसे ऐसे मैं बंद कर रहा हूँ, इस कारण से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। कैंसिल के लिए आप अप्लाई करोगे तो रीजंस तो नंबर वन, या तो आप बिजनेस बंद कर लो, दूसरा उसको पूरी तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे को, ठीक, बेच रहे हैं आप। सेकंड, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटर के डेथ हो जाने पर या उसके इंसेन और यूनेटिक हो जाने पर, इंसॉल्वेंट हो जाने पर, ये रीजंस हैं। इसके अलावा आपके बिजनेस को बंद होने के लिए भी दिक्कत पूछेगा ना, आप बताओ, तो दीज आर द वेरी वैलिड रीजंस। ठीक, तो आपका बिजनेस जब भी बंद होगा तो यही कारण होंगे ना कुछ, फर्दर उसका एमलगमेशन हो जाए, किसी दूसरे के साथ एमलगमेटेड कर दें आप उसको, ठीक, डीमर्ज कर दें, यानी उसका कुछ हिस्सा या जो बिजनेस है दो पार्ट में उसमें कोई चीज़ें जुड़ी हुई थी, एक को आपने बिल्कुल हटा के अलग कर दिया और उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। ठीक है, ये सारे कुछ रीज़न है। या आपके बिजनेस में जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बदल जाए। तो ये कुछ रीजंस हैं कि जिनके कारण आपका बिजनेस का कैंसिलेशन को वैलिड किया जा सकता है। यस, हैंड रेज दिख रहा है मुझे ऑफ। अभय, अभय कुछ पूछना है बेटा? ओके, कोई बात नहीं। सर हाँ सर हाँ। जैसे कि कोई कंपनी बंद हो गई, उसका जीएसटी नंबर है, हम्म। और अगर वो कंपनी बंद हो गया और कोई नई कंपनी खोलना है तो उसका क्या नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? हाँ बेटा, ये वही जो जीएसटी नंबर्स हैं, नंबर। यस यस, जो भी ये पुराने नंबर्स हैं ये नंबर फिर फिक्स हो जाएंगे, कोई नया ही नंबर आएगा। क्योंकि इन द प्रोसेस ऑफ द टैक्सेशन और इन द प्रोसेस ऑफ एनी लीगैलिटी, जैसे हमारा आपका नाम बदला नहीं जा सकता, ठीक ना, ऐसे ही ये जो आइडेंटिफिकेशन नंबर्स हैं दीज आर द जस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच एंटिटी, ये भी फिक्स रहेंगे। पता नहीं 2 4 5 साल 10 साल बाद कब कोई लिटिगेशन या कब कोई मामला आके खड़ा हो जाए, तो जिसको जो नंबर अलॉट हो गया, वेदर वो कंपनी बंद भी हो जाए, वो नंबर फर्दर किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा। अगर आपका नया बिजनेस हो रहा है, आपका सवाल अगर इस ओर जा रहा है कि आप रिवोकेशन करा रहे हो, ठीक, ये तो मैंने एक सिंपल बात बता दी कि जिसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो गया उसका बिजनेस कैंसिल हो जाए तो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो रजिस्ट्रेशन नंबर फर्दर किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा, जैसा कि आपके फ़ोन नंबर्स में हो जाता है कि आपके फ़ोन नंबर बंद हो गए और आपको अगर अचानक 2 साल 2 साल 3 साल बाद देखो तो किसी दूसरे को अलॉट हो जाएंगे। तो आपने कोई नया फ़ोन नंबर लिया, पता चला उस पर पीछे के किसी के मिलने वाले के फ़ोन आ रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो पुराने नंबर किसी को अलॉट थे उन्हीं को उन्होंने कंटिन्यू कर दिया। पर इन द केस ऑफ द टैक्सेशन और इन द केस ऑफ थिंग्स विच आर स्पेसिफिकली क्रिएटिंग सम लायबिलिटी ऑन द पर्सन्स, उनमें जो भी आइडेंटिटी होती है वो बदलती नहीं है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए, आपको या किसी को भी कंपनी को जो रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हुआ अंडर द जीएसटी, वो कंपनी के बंद हो जाने के बाद भी फर्दर 2 4 5 साल बाद भी किसी दूसरे को अलॉट नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका क्वेश्चन रिवोकेशन से जुड़ के आ रहा है कि एक बार मेरा रजिस्ट्रेशन कंटिन्यू था, फिर मैंने उसे कैंसिल करा लिया और फिर मैं उसे चालू कराना चाहता हूँ,
तो यस, वो वही वाला आपका चालू हो जाएगा, नया नहीं होगा, क्योंकि आप तो वही आदमी हैं, वही कंपनी है। until and unless your entity is changed, your nature of business is changed, or your constitution of business is changed, ठीक है ना, आपका एमओ एयू ये सब अगर बदल जाता है, आपकी कंपनी का स्वरूप ही बदल जा रहा है, नाम बदल जा रहा है, तो नया रजिस्ट्रेशन चाहिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एंटिटी। भले आप वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन अगर नई एंटिटी बन रही है तो नया रजिस्ट्रेशन नंबर, पुराना अगर कैंसिल हो गया है तो। अगर वहीं से आप चाहते हो, रिवोकेशन आया था ना, रिवोकेशन का मतलब जो चीज मेरी कैंसिल हो वो दोबारा चालू हो जाए, इसी के तो फॉर्म भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे, कैसे कैसे हो सकता है, किस किस फॉर्म के थ्रू। तो उस केस में आपका पुराना नंबर ही कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर? यस सर। चलिए, तो हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि कैंसिलेशन में आपको करना क्या है, क्या क्या रीजंस होने चाहिए कैंसिलेशन के लिए। ठीक, दूसरी, ये जो कैंसिलेशंस हैं ये अलाउ हो जाएंगे अगर ये सारे रीजंस, और पीछे आपने क्या किया हो कि फर्दर पीछे 6 महीने से फिर आपको रिटर्न भी डालने बंद कर देने चाहिए, बंद हो गए हो तभी तो पता चल रहा होगा बिजनेस बंद है, कोई टर्नओवर ही नहीं है, जीरो रिटर्न आ रहे हैं। ठीक है, अगली बात, अब रजिस्ट्रेशन कितनी तरीके का हो सकता है, वॉलेंट्री, आपकी इच्छा से, कैंसिलेशन की बात हो रही है, आपकी इच्छा से वॉलेंट्री, आप जाइए बोलिए भैया मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म करो, मुझे बिजनेस नहीं करना। दूसरा, सो मोटो कैंसिलेशन। सो मोटो कैंसिलेशन मीन्स द डिपार्टमेंट itself take the notice, or department itself in the position to cancel your registration on the basis of some defaults made by you। आप जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसमें कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं, या कुछ ऐसे कारण हो रहे हैं, कुछ ऐसे डिफॉल्ट हैं कि जिसके कारण जो प्रॉपर ऑफिसर असाइन है, ये वर्ड जरूर याद रखिएगा, प्रॉपर ऑफिसर विच इज असाइन टू लुक आफ्टर यू और द सुपरवाइज यू। भाई एक एरिया का एक दरोगा है, ऐसे ही आप जिस एरिया में प्लेस ऑफ बिजनेस जो आपकी रजिस्टर्ड प्लेस है, वहाँ की जो अथॉरिटी है, जो प्रॉपर ऑफिसर है, उसको ये लगता है कि इन्होंने कोई बड़ी डिफॉल्ट्स की है, देन ही कैन कैंसिल योर रजिस्ट्रेशन। इसे बोलेंगे सो मोटो रजिस्ट्रेशन। और ऐसी बड़ी गलतियां में से एक एग्जांपल ये हो सकता है कि आप गुड्स और सर्विसेज जो है लोगों को दे रहे हो विदाउट इनवॉइस, ये एक बड़ी गलती हो सकती है। ठीक, ठीक है। यस सर। ओके, तो इतनी बात हो गई, रिवोल्यूशन की भी सारी आपसे बात हो चुकी है। अब हम लोग जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक दूसरा लेने की कोशिश करते हैं आज, कि जिससे आपको तैयारी में तेजी मिले। और हम लोग का आपका टॉपिक होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको लिख लीजिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक दिन हल्का सा मैंने इसको सिंपल डिस्कस किया था, जहाँ पे ये वर्ड आया था कि व्हाट इज दिस, ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता क्या है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का ये मतलब हुआ कि इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स और इन द केस ऑफ द जीएसटी, जो व्यक्ति सामान खरीद रहा है, जो पर्सन, उसे केवल पैसा दे देना है, रिटर्न नहीं देना। सिंपल टर्म्स में एकदम बात कर रहा हूँ मैं, रिटर्न देगी उसकी इंटरमीडियरी। बट इन द केस ऑफ द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, पैसा तो खरीदार को ही देना है हर केस में, वो वहां भी देगा। मान लीजिए एक ट्रेडर ए है और एक बी है, तो जो बी है वो पैसा तो दे ही रहा है, ए को ट्रांसफर हो रहा है टैक्स के साथ, वैल्यू के साथ में टैक्स, और ए इंटरमीडियरी हो गया, ए गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा रिवर्स चार्ज में कि जो बी है उसे खुद से टैक्स जमा करना पड़ जाएगा डिपार्टमेंट में, मतलब पैसा भी देना है और साथ में उसका प्रूफ भी देना है। दिस इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज।
यानी वो जो चार्ज है वो रिवर्स हो गया, उलट के लग गया। क्लियर है ये बात? दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज। और ये कुछ खास खास केसेस में होगा, सारी जगहों पे नहीं होगा। मीन्स वी कैन इजिली से व्हेन द लायबिलिटी टू पे द टैक्स इज शिफ्टेड ऑन द रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई, यानी जिसे सप्लाई मिल रही है, जो सामान को ले रहा है, उसी पर लायबिलिटी आ जाए टैक्स को पे करने की, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन द टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑल्सो। पे टैक्स की तो लायबिलिटी यही है ना, वरना आपसे हमसे कोई भी पूछे, हाँ भाई ये खरीद के लाए कितने की थी, तो हम क्या उसको बताते हैं कि ये 500 का सामान था, 50 रुपए टैक्स लगा? नहीं, हम तो सीधे बताएंगे 550 की है, बिकॉज आई हैव नो लायबिलिटी टू पे द टैक्स। तो हमारे लिए टैक्स भी क्या हो जाता है, एक कॉस्ट प्राइस हो जाता है। इतने हम बेफिक्र हैं टैक्स से इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और द जीएसटी। तो जीएसटी के केसेस में हम लोग इतने बेफिक्र होते हैं, हम आप सब ऐसा ही कर रहे हैं। कोई रिचार्ज कराया तो उसमें भी जीएसटी होगा, तो हम क्या बोलते हैं आपस में, इतने वाला रिचार्ज कराया है। कभी नहीं बोलते हैं कि इतने का रिचार्ज था, इतना जीएसटी था। होटल में, रेस्टोरेंट में कहीं हो क्या है, कभी नहीं बोलते हैं इतने का बिल था यार, ये नहीं बोलेंगे इसमें इतने का बिल था, इतना जीएसटी था, बिकॉज वी हैव नॉट लायबिलिटी टू पे द टैक्स। बट इन द केस ऑफ द रिवर्स चार्ज, अगर रिवर्स चार्ज की चेन में आप आ गए तो आप ही के ऊपर ये जिम्मेदारी होगी टैक्स को जमा करना। तब आपको अच्छे से सब बताना पड़ेगा कि ये सामान या ये सर्विस इतने की है, इसके ऊपर ये टैक्स बनता है, ये जो मैं जमा कर रहा हूँ। ठीक, तो इसको बोलेंगे रिवर्स चार्ज। क्लियर हो रहा है ये बात क्लियर हो रही है बेटा? सर एक बार ये रिवर्स चार्ज फिर से रिपीट कर दीजिए। अच्छा, फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं। फिर से रिपीट करने में, ए ने अगर बी को सामान बेचा, ठीक है ना, सिर्फ एक लाइन की ट्रांजेक्शन रखते हैं, तो बी इज द परचेजर और उसकी कीमत अगर 500 रुपए है, 10% का टैक्स पड़ता है, तो 550 रुपए बी ए को देगा। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द ए टू डिपॉजिट द 50 रुपीज विच इज कलेक्टेड एट टैक्स टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। और ये चेन हमारी आगे को बढ़ जाएगी। मतलब अगर बी यहाँ पे स्टैंड कर रहा है और ए इन द सेंटर, इधर गवर्नमेंट है जो टैक्स की कलेक्टर है, तो बी से पैसे का फ्लो ए की तरफ जा रहा है, बट विद द हेल्प ऑफ ए। बी का पैसा गवर्नमेंट के पास जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स, बट विद द हेल्प ऑफ ए, ए इंटरमीडिएट। यहाँ बी को, ए को, सॉरी बी को, गवर्नमेंट को डायरेक्टली पैसा टैक्स का नहीं देना है। ये तो हमारा सिंपल मेथड है, सिंपल चार्ज मेथड, ठीक ना? क्लियर? तो ये चेन कैसे बन रही? ऐसे टैक्स को अगर आप कॉपी पे बनाओगे तो बी से चला ए के पास, यहाँ पे आ गया, पैसा ए का है, ये ध्यान रखना। अब टैक्स की लायबिलिटी किसके ऊपर आ गई? ए की, जो बीच में आपने बना रखा है। ए से ए एक रिटर्न दाखिल करेगा, 500 रुपए तो अपने पास रख लेगा, उसमें उसकी कॉस्ट है, प्रॉफिट है, सब है। एक रिटर्न दाखिल करेगा, उसमें बताएगा ये 500 का सामान इस बिल से मैंने बेचा, जिसका 50 रुपए टैक्स है, तो वो 50 रुपए कलेक्ट किया हुआ प्लस डॉक्यूमेंट या रिटर्न, ये अब गवर्नमेंट को जमा करेंगे। तो टैक्स की चेन क्या बनी? ए टू गवर्नमेंट। क्लियर है? अब यस सर। इन द केस कि अगर रिवर्स चार्ज कब होगा? कि जब ये लायबिलिटी ऑफ टैक्स कि जो ए को देनी थी ये शिफ्ट हो जाए बी की ओर, तो पीछे की ओर जा रही है। द लायबिलिटी टू पे द टैक्स कहाँ जा रही है? शिफ्टिंग बैकवर्ड्स, पीछे की ओर जा रही है। दैट इज व्हाई इट इज रिवर्स। टैक्स इज कलेक्टेड बाय द ए और डिपॉजिट करना, ये तो नॉर्मल चेन है हमारी, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। रिवर्स क्या हो रहा है कि जो ए को जमा करना था, जो आपने अपनी कॉपी में बीच में बनाया, अब वो ए को टैक्स नहीं देना, खरीदा आपने ए से है, अब वो किन किन कारणों से नहीं देना है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग।
अभी तो केवल रिवर्स चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं। इस कैटेगरी में अगर आप आ गए कि आप रिवर्स चार्ज परचेज की कैटेगरी में आ रहे हैं, कौन, मिस्टर बी, तो इन्हें क्या करना पड़ेगा, अब इन्हें रिटर्न डालना पड़ेगा। मतलब बी से डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाएगा कि मैंने 500 का सामान खरीदा था, 10% के हिसाब से ये टैक्स बनता है, ये आप ले लीजिए। तो ये जो टैक्स की लायबिलिटी बीच में स्टैंड थी, ध्यान दीजिएगा एकदम, वो कहाँ पहुंच गई, ए के पास थी, वो कहाँ पहुंच गई, बी के पास। तो ये चार्ज क्या हो गया, रिवर्स, यहाँ पे पहुंच गया। दिस इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज। एनी अदर डाउट? तो सर इस केस में बी सर 500 रुपए में ही परचेज करेगा फिर, कि 550 में है? अरे बेटा, अगर ये आपके उससे थोड़ी तय है। अगर वो जो बी, सॉरी ए, अगर आपका रजिस्टर्ड डीलर है तो उसके ऊपर तो कंपल्सन है ना, उसे तो देना ही पड़ेगा 500 का। 500 का खरीदेगा, वो खरीदेगा तो 500 का। 50 तो बेटा ए कलेक्ट ही नहीं कर रहा। जब ए कलेक्ट ही नहीं कर रहा है तभी तो वो लायबिलिटी शिफ्ट हो रही है बी की ओर। उसे सामान तो 500 का ही मिलेगा, ये बात आपकी जायज है। वो 500 का खरीदेगा, संग में ए बता देगा उसको कि इस पे जो है वो टैक्स आप ही को देना है। आप रिवर्स चार्ज की कैटेगरी में आ गए ड्यू टू दिस रीजन, और इस पे 10% की टैक्स लायबिलिटी है। सो इट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स यू। नाउ इट इज योर ड्यूटी टू डिपॉजिट द टैक्स विद रिटर्न टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। तो मेरा केवल इतना कहना है कि जो लायबिलिटी ए पे थी वो बी पे पहुंच गई, रिवर्स हो गई, पीछे की ओर चली गई। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द रिवर्स चार्ज। सामान 500 का ही खरीदेगा, ये बात आपकी सही है। मतलब अल्टीमेट परचेज उसकी विद टैक्स 550 की ही पड़ेगी, चाहे वो ए के थ्रू ले रहा होता, चाहे उसको रिवर्स चार्ज के अंतर्गत हो। दाम नहीं बढ़ने वाले। एनी अदर डाउट? नो सर। तो ये रिवर्स चार्ज सबको अच्छे से समझ आ गया कि होता क्या है? यस सर, आ गया। ओके, तो अब थोड़ा सा फिर हम लोग इसी को आगे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे केस हैं कि जहाँ पर रिवर्स चार्ज लगेगा। तब तो आपको इंटरेस्ट आएगा भाई, ठीक, वरना तो नहीं आएगा। केसेस, चलिए, तो इतनी बात क्लियर हो गई। ये अधिकतर वो सारे केस होंगे बेटा कि जहाँ पर जो ये ए कैटेगरी वाले बिजनेसमैन हैं ये जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हों, इस केसेस में रिवर्स चार्ज हो जाएगा। आगे भी और सारी कैटेगरीज हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर कैटेगरी आपके लिए कौन सी है कि वो कहाँ से सप्लाई दे रहे हैं आपको, जीरो रेटेड एरिया से। जीरो रेटेड को आप सप्लाई दे रहे हैं, जीरो रेटेड वालों से आपका कनेक्शन है, एसईजेड वालों से कनेक्शन है, मतलब जहाँ पर कोई टैक्स हॉलीडे है उनके थ्रू आपकी परचेज हो रही है, देन द लायबिलिटी इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स यू। तो वो लायबिलिटी आपकी ओर शिफ्ट करेगी, ठीक, तो वो लायबिलिटी आपकी ओर शिफ्ट करेगी रिवर्स चार्ज की। थोड़ी सी बात ये समझ आई है? और अच्छा, और अच्छे एग्जांपल्स के साथ बात हो इसमें। प्लीज, और एग्जांपल्स के साथ बात हो। आपको बताना पड़ेगा भाई, तब इंटरेस्ट आएगा। ओके, कई सारी चीजें हैं इसके अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं उनके प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपका सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है, ठीक, एग्रीकल्चरिस्ट है, और रेसिपेंट ऑफ द सप्लाई कौन है, एनी रजिस्टर्ड पर्सन, देन in all these cases reverse charge mechanism will apply। अब थोड़ा इसको और हम लोग गंभीरता से समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे और दूसरी बात करेंगे। अगर आप किसी ऐसे आदमी से खरीद रहे हो कि जिसने टैक्स को दिया ही नहीं है, या वो टैक्स से एग्जेम्प्टेड है, या टैक्स की कैटेगरी में नहीं आता,
आपने हमने आपको पीछे बताया था कि एग्रीकल्चरिस्ट नहीं आते हैं। कंडीशन क्या है, वो खुद काम कर रहे हो, परिवार से कर रहे हो, परिवार से करा रहे हो, ये अगर आप नोट्स बनाते जाइए जो जो डिस्कस हो। बाकी तो मैंने पूरा एक स्टडी मटेरियल डाला है, उसको कितना आप कंसल्ट कर पाओगे, इसीलिए मैं डिस्कस करके शॉर्ट नोट्स के लिए भी बोलता हूँ, तो वो आपको बड़ी मदद कर देंगे। तो अगर आप ऐसे किसी बंदे से सप्लाई ले रहे हो कि जो ऑलरेडी, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन नहीं है, तो आप कोई आइटम आपके पास क्या हुआ, आपके पास आ गया, अब आपने फर्दर किसी दूसरे रजिस्टर्ड को बेच दिया और आप रजिस्टर्ड डीलर हो, तो उस केस में क्या होगा, जिसको आपने बेचा रजिस्टर्ड, वो मांगेगा आईटीसी। आईटीसी गवर्नमेंट के पास कलेक्ट नहीं हुई है, क्योंकि आपने तो खरीदा है उनसे कि जो रजिस्टर्ड ही नहीं है या जिनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू पे इट। तो इन सच केसेस रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपके ऊपर फिक्स हो जाती है। तो जल्दी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकती है। नंबर वन, एग्रीकल्चरिस्ट से होने वाली परचेज। अब ये कौन कौन सी परचेजेज है जो एग्रीकल्चरिस्ट से हो सकती है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। वो स्पेसिफाइड्स हैं, वही हो सकती है। तेंदू पत्ता, जिसमें लपेट कर आप देखते हैं कि वो फोल्डेड फॉर्म में बीड़ी के रूप में आपके सामने आता है, दैट इज कॉल्ड द तेंदू पत्ता। जो बीड़ी आप देखते हैं ना, तो वो फोल्डेड होती है, उसके ऊपर जो रैप होता है, अंदर तो टोबैको, उसके ऊपर जो रैपिंग होती है, दैट इज ऑफ सम, एक प्लांट होते हैं, उसकी लीफ होती है, तेंदू लीफ। तो ये अगर एग्रीकल्चरिस्ट से आपकी परचेज है, तो इसकी जो टैक्सेबिलिटी है वो आप ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, एंड यू हैव टू पे द टैक्स ऑन द रिवर्स चार्ज। क्योंकि अब इस पत्ते को आप किसी रजिस्टर्ड डीलर को बेचोगे, जो मैन्युफैक्चर होगा बीड़ी का, वो उसको आईटीसी का क्लेम चाहिए, क्योंकि अभी तक कोई चेन बनी नहीं, तो गवर्नमेंट उसको आईटीसी कहाँ से दे। अगर गवर्नमेंट उसको आईटीसी नहीं देगी, तो फर्दर वो अपनी सप्लाई में जो उसका टैक्स पोर्शन आ रहा है वो ऐड कर देगा, तो कॉस्ट इंक्रीज होती चली जाएगी। क्योंकि आपकी परचेज विदाउट टैक्स थी, तो आपको तो टैक्स देने की लायबिलिटी बनती है, तो आप देंगे, यू आर द फर्स्ट परचेजर, यहाँ पर आप देंगे। बीड़ी, तेंदू लीव्स, टोबैको लीव्स, इसको परचेज कर रहे हैं आप अगर, टोबैको लीव्स को, तो मीन्स यू आर इन द बिजनेस टू प्रोसेस सच लीव्स इनटू सम डिफरेंट टाइप ऑफ टोबैको मटेरियल। ये आपका बिजनेस है, तो अगर आपका ये बिजनेस है, तो आपके परचेजर भी रजिस्टर्ड डीलर हैं और आप भी रजिस्टर्ड डीलर हैं। आप रजिस्टर्ड डीलर नहीं है तो कोई झगड़ा नहीं है, तब तो आपसे खरीदे हुए किसी सामान की कोई आईटीसी क्लेम बनती नहीं है। लेकिन आप अगर रजिस्टर्ड डीलर हैं और फर्दर जिसको सप्लाई दे रहे हो वो भी रजिस्टर्ड डीलर है, then the claim of ITC, which is going to be raised by the person who is next in the chain, how it is going to be settled by the government, उसके लिए वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, क्योंकि आपने पहले वाले को तो टैक्स दिया नहीं है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि हमने पहले वाले को तो टैक्स दिया नहीं है, तो यार अब हम टैक्स तो देंगे लेकिन हमें आईटीसी नहीं मिलेगी। कारण, क्योंकि आईटीसी इज द इनपुट टैक्स क्रेडिट। जब आपने पहले टैक्स पे ही नहीं किया, तो आपका रिफंड का कोई क्लेम नहीं बनता है। तो ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि रिवर्स चार्ज वालों को कोई आईटीसी मिलेगी। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उनका कोई इनपुट टैक्स है ही नहीं, उनका तो आउटपुट आउटपुट टैक्स है केवल। तो वाई दे आर एबल टू क्लेम द इनपुट टैक्स। तो अगर उन्हें इनपुट टैक्स का लालच है कि हमें कुछ इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलनी चाहिए, तो वो टैक्स भी पे करें, रजिस्टर्ड डीलर से खरीदें। समझ आता जा रहा है आपको? तो इन द केस ऑफ द तेंदू लीव्स, इन द केस ऑफ द टोबैको लीव्स, इन द केस ऑफ द सिल्क यार्न, ये सारे आप देखो इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं कि इनको बेचने वाले अधिकतर आपको नॉन रजिस्टर्ड मिलेंगे। इन द केस ऑफ द रॉ कॉटन, ठीक, इन द केस ऑफ द कैश्यू नट्स,
ठीक है, यहां तक कि आपसे सारी बातें हो गई। एक पॉइंट और इसमें इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ द व्हीकल यूज्ड, सीज्ड एंड कॉन्फेस्टिकेटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट और स्क्रैप, कोई ऐसे व्हीकल्स हैं जो कि जब्त कर लिए गए थे, ठीक, कोई पुराना यूज किया हुआ गुड्स है, कोई वेस्ट है, कोई स्क्रैप है, और इसको कौन बेचे? सेंट्रल गवर्नमेंट बेचे, स्टेट गवर्नमेंट बेचे, कोई यूनियन टेरिटरी बेचे, कोई लोकल अथॉरिटी बेचे। आप देखते ना, इनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई। तो जब कुर्क कर ली गई, पढ़ते होंगे आप अखबार में, इनकी संपत्ति कुर्क कर ली गई, ये इनके इतने वाहन जो हैं या इतने व्हीकल्स हैं वो गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए। अब गवर्नमेंट ने अगर जब्त किए तो खरीदे तो नहीं है, वो तो कोई टैक्स दे के आई नहीं है सरकार। अब उसको नीलाम जब भी कराएगी एज वेस्ट और स्क्रैप और ओल्ड, तो आप खरीद रहे हो और आप हो रजिस्टर्ड डीलर। आपका लालच क्या है कि ये जो सस्ते में मिल जाएगा, इसकी हम कुछ भी करके फिर से रीमेकिंग करके बेच सकते हैं, सम ऑन अदर वैल्यू, या उसके कुछ पार्ट इस्तेमाल कर सकते हो। आप रजिस्टर्ड डीलर हो, आपसे फर्दर जो परचेज करेगा, हो सकता है वो भी रजिस्टर्ड डीलर हो, तो वो फिर आईटीसी मांगेगा, और आपने इस पर कोई टैक्स तो दिया नहीं है, तो उसको आईटीसी कैसे अवेलेबल होगी? आपने तो कोई टैक्स दिया नहीं, तो आपको तो आईटीसी मिलनी नहीं है। इस केस में आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत टैक्स जमा करना पड़ेगा। कि ये कुछ कारण है when the reverse charge mechanism is applied on the person. Any doubt on the given reasons? जो भी reasons which I have told you, if you have any query regarding it, तो उनको अभी पूछ लीजिए बेटा। नो no. तो ये तो हो गया, हमने अभी तक आपसे किस चीज की बात की? गुड्स की, ठीक है। ऐसे ही कई सारी सप्लाई है, ठीक है, कई सारी सप्लाई है। ये सप्लाई कौन सी हो सकती है आपके लिए? इन द केस ऑफ द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, हु इज नॉट पेड द जीएसटी। आपका सप्लायर कौन है? कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट बिजनेस का बंदा है कि जिसने टैक्स पे ही नहीं किया जीएसटी का। मैं बार बार आपको जो रटा कह रहा हूँ, सबसे पहले जो मैंने लाइन बोली थी कि अगर आप ऐसे किसी आदमी से परचेजिंग करते हैं कि जो ऐसी कैटेगरी में आता है कि जीरो रेटेड है, एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चरिस्ट तो एग्जेम्प्ट है, ऐसी किसी कैटेगरी में आ रहा है, और आपकी फर्दर डीलिंग, या तो आप कंज्यूमर हो तो बात खत्म, आप भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन आपकी फर्दर डीलिंग रजिस्टर्ड डीलर से हो सकती है या करते हैं आप, एंड यू आर द रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन है तो आपको फर्दर डीलिंग रजिस्टर्ड से ही करनी है। अगर रजिस्टर्ड से करनी है तो इन केस द रिवर्स चार्ज इज शिफ्टेड टुवर्ड्स यू। ठीक, मोटी लाइन की बात ये है। इन द केस ऑफ द सर्विसेज, इफ यू आर ट्रांसपोर्टिंग यू गुड्स by the goods transporting agency which is not paying the GST or not under the umbrella of GST, वो आपको सामान तो पहुंचा देती है, किराया ले लेती है, लेकिन जीएसटी के दायरे में नहीं आती। वही अपनी जो भी उसकी कैटेगरी है, जो उसका टर्नओवर है, ठीक, तब आपके ऊपर रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी शिफ्ट कर जाएगी। क्लियर? अगर आप किसी एडवोकेट कंसल्टेंसी सोसाइटी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं, ठीक, उनको थ्रू आपकी कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई उनकी कंसल्टेंसी फर्म है या वो सिंगल एडवोकेट हैं, और आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, मतलब रजिस्टर्ड डीलर, तो रिवर्स चार्ज आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, बिकॉज दिस इज टैक्सेबल अंडर द जीएसटी, दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। ठीक, वो आपके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल है,
आर्बिट्रेशन का ट्रिब्यूनल आप समझते हैं ना, कि जहाँ पर कंपनी के वाद विवाद गए, कंपनी को बंद कराना है तो एक ट्रिब्यूनल बन जाता है, या कुछ आपस के वाद विवाद है, यहाँ आप गए, वहाँ कुछ आपको सर्विसेज प्रोवाइड हुई, तो ट्रिब्यूनल तो टैक्स पे करने नहीं जा रहा है, लेकिन फर्दर आप रजिस्टर्ड डीलर हो, एंटिटी हो, तो उस ट्रिब्यूनल में अगर आप कुछ जीत रहे हैं तो उससे आगे आपकी कोई चेन बन रही है, देन यू आर इन द केस ऑफ द रिवर्स चार्ज। तो ये सर्विसेज भी आपके लिए क्या हो जाएंगी, आपको रिवर्स चार्ज के लिए लायबल बना देंगी। ऐसे और बहुत सारी ढेर सारी हैं, तो बहुत ढेर सारी मुझे आपको लिखानी भी नहीं है, एक आइडिया मैंने आपको केवल दे दिया है कि कहाँ कहाँ पर ये एप्लीकेबल हो सकती हैं और क्या रिवर्स चार्ज होता है। तो काफ़ी आपको इसका आज इंसाइट मिल गया होगा। तो इन टुडेज सेशन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, some revision of the registration under the GST and some new things under the GST registration regarding the revocation or cancellation, etc. Then we further discuss the reverse charge mechanism. And in the next class, आप देख के आइए इस रिवर्स चार्ज को और अच्छे से, तो इसको हम लोग ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद अगर थोड़ा सा कोई समय बचता है तो नया टॉपिक टच कर लेंगे, क्योंकि अभी आपके लिए जो सबसे इंटरेस्टिंग और न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है वो मैंने छोड़ा हुआ है, वो है आईटीसी। ठीक, उसको अभी हमने छोड़ा हुआ है। तो हम लोग अब इसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई, इन पे चले जाएंगे कि जो थ्योरेटिकल हैं थोड़े, कि जिससे ये एरिया खत्म हो जाए और आपका जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है वो बिल्कुल उस समय हम लोग डिस्कस करें व्हेन यू आर वेरी नियर टू योर एग्जाम्स, तो वो बिल्कुल ताज़ा बना रहे आपके दिमाग में, इसलिए हमने उसको डिले किया हुआ है थोड़ा। ओके, अगर आप बोलो तो हम जल्दी भी करा सकते हैं, पर वो जितना ताज़ा बना रहेगा उतना अच्छा रहेगा उस समय। ओके, एनी क्वेरी रिगार्डिंग द सेशन? यस बेटा, अभी तक जो डिस्कस हुआ, एनी क्वेरी? नो सर। एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेरी? नो सर। नो। ओके, देन वेरी नाइस मीटिंग विद ऑल ऑफ यू, और बड़ी अच्छी आपके साथ मीटिंग रही। कल मुलाकात होती है। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।